भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई इस दस्तावेज को ही पूरी तरह से बदल देना चाहे? तो चलिए आज समझते हैं संवैधानिक संशोधनों की इस दुनिया को, वो ताकतवर औजार जो हमारे संविधान को बदल सकता है और वो सीमाएं जो इसे बिखरने से बचाती हैं। तो चलिए सीधे उस एक सवाल पर आते हैं जो दशकों से भारत की राजनीति और अदालतों में गूंज रहा है। क्या हमारी चुनी हुई संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो हमारे संविधान की पहचान ही बदल दे? ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे वो बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि वक्त के साथ देश बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी और संविधान को भी बदलना होगा। इसीलिए उन्होंने संसद को एक बहुत ही खास शक्ति दी। और ये असाधारण शक्ति आती है अनुच्छेद 368 से। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ छोटे मोटे बदलावों की बात नहीं है। ये आर्टिकल संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में कुछ जोड़ने, उसे बदलने या यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से हटाने का भी अधिकार देता है। पर इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत सख्त प्रक्रिया भी जुड़ी है। तो ये होता कैसे है? जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, पहले एक बिल पेश होता है, फिर उसे एक विशेष बहुमत से पास करवाना होता है। इसका मतलब है सदन के कुल सदस्यों में से आधे से ज्यादा, और जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। ये कोई आसान काम नहीं है। फिर राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, और कुछ खास मामलों में तो देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी है। मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये प्रक्रिया संविधान को किसी भी तरह के मनमाने बदलाव से बचाती है। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं, उस दौर में जब संशोधन की इस शक्ति की पहली बार असली परीक्षा हुई। ये कहानी है दो बड़े आइडियाज के टकराव की, समाज सुधार और मौलिक अधिकार। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये टकराव बहुत जल्दी शुरू हो गया। आप सोचिए, संविधान लागू हुए बस 1 साल ही हुआ था कि 1951 में पहले संशोधन की नौबत आ गई, और इसने एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो आज तक हमारे लोकतंत्र को आकार दे रही है। मामला ये था, एक तरफ थी सरकार जो जमींदारी को खत्म करके भूमि सुधार लागू करना चाहती थी ताकि सामाजिक बराबरी आ सके, और दूसरी तरफ थे नागरिक जो अदालतों में जाकर कह रहे थे कि ये कानून उनके संपत्ति के मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। ये एक सीधी सीधी टक्कर थी, समाज की भलाई बनाम एक व्यक्ति की आज़ादी। तो संसद ने इसका क्या तोड़ निकाला? उन्होंने पहले संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची बना दी। ये एक तरह की सेफ वॉल्ट, या कहें तो एक सुरक्षित तिजोरी थी। इस लिस्ट में जिस कानून को डाल दिया, उसे अदालत में इस बात पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ये अपने भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए संसद का एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। इस पूरी खींचतान का नतीजा एक ऐसा ऐतिहासिक केस था जिसने हमेशा के लिए संसद की शक्तियों पर एक सीमा तय कर दी। अब वक्त आ गया था एक लक्ष्मण रेखा खींचने का, जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। इस केस की गंभीरता का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 13। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच, जिसमें 13 जज शामिल थे, वो सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए बैठी थी: संसद की शक्ति की असली सीमा क्या है? और ये बेंच 1-2 दिन नहीं, पूरे 68 दिन बैठी। ये भारतीय न्याय के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे गहरी सुनवाइयों में से एक थी। देश के बड़े बड़े कानूनी दिमागों ने हफ्तों तक बहस की, क्योंकि दांव पर खुद हमारे संविधान का भविष्य लगा था। तो इतने लंबे मंथन के बाद सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे सिद्धांत के साथ सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहा जाता है मूल ढांचे का सिद्धांत, या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आखिरकार 7-6 के बहुत ही करीबी बहुमत से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। कोई भी बदलाव संविधान की आत्मा, उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता। तो ये मूल ढांचा आखिर है क्या? वैसे तो अदालत ने इसकी कोई पूरी लिस्ट तो नहीं दी, पर कुछ मिसालें दी, जैसे संविधान ही सबसे ऊपर है, हमारी सरकार लोकतांत्रिक है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, और सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ये वो मजबूत खंभे हैं जिन पर हमारा संविधान खड़ा है, और इन खंभों को कोई हिला नहीं सकता। तो अब जब ये नियम कानून तय हो गए, तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि इसी संशोधन की ताकत का इस्तेमाल कैसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया गया।
तो जब मूल ढांचे की ये लक्ष्मण रेखा खिंच गई, तो इसी संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल लोकतंत्र को और गहरा करने के लिए हुआ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 73वां और 74वां संशोधन। इनका मकसद था सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब पावर को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर सीधे भारत के गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाना। 73वें संशोधन ने पंचायती राज का एक 3 लेवल का सिस्टम बनाया। सबसे नीचे गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और जिले के लेवल पर जिला परिषद। ये स्थानीय स्वशासन का एक शानदार ढांचा है। लेकिन इन संशोधनों का सबसे क्रांतिकारी पहलू था आरक्षण। जैसा कि हम देख सकते हैं, सभी पंचायत संस्थाओं में कम से कम 1/3 यानी 33.3% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गईं। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने लाखों महिलाओं को राजनीति में आने और नेतृत्व करने का मौका दिया। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। मूल ढांचा हमारे संविधान की ढाल तो है, पर इस ढाल की हदें कौन तय करेगा? हमारी चुनी हुई संसद या हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका? यही वो नाजुक संतुलन है जिस पर हमारा भारतीय लोकतंत्र हमेशा चलता रहेगा।